हैप्पी रामनवमी मेरे पूरे परिवार को। रामनवमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज रामनवमी के दिन बहुत सारे घरों में हवन हुआ होगा और जो हवन का जो धुआं होता है ना, वो बहुत शुद्ध करता है घर के माहौल को। इसीलिए हवन के पीछे का भी एक रीज़न होता है, क्योंकि हवन में जो हवन सामग्री मिलाई जाती है वो घर में किसी भी तरह की बीमारी को आने से रोकती है। तो जो भी हम लोग फेस्टिवल्स मनाते हैं ना, उसके पीछे का एक साइंटिफिक कारण भी होता है। इसलिए भी ज़रूरी होता है सारे फेस्टिवल्स को पूरी मतलब कहते हैं ना, जो चीज़ें लिखी हैं उस तरह से मनाना। तो मेरे यहाँ भी हो गया है हवन, और अभी मैंने रचित को दिया है यूट्यूब पे वीडियो लगा करके कि रामनवमी क्यों मनाते हैं, उसके पीछे की पूरी कहानी सुन करके फिर वो मुझे सुनाएगा। खैर, आज की ब्लॉग में आपके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं और दिल की जो बातें होती हैं वो तो हैं ही हैं। कुछ पेरेंटिंग टिप्स हैं, कुछ कुकिंग रेसिपीज़ हैं, कुछ और भी चीज़ें हैं। तो ब्लॉग को पूरी ज़रूर देखिएगा और सब कुछ अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब करके मेरी फैमिली का परमानेंट मेंबर बन जाइएगा। तो विदाउट डिले हम लोग चलते हैं आज की ब्लॉग की तरफ। तो साबूदाने की टिकिया की रेसिपी आप सब जानते होंगे, लेकिन एक छोटी सी ट्रिक बता देती हूँ कि साबूदाना जब भी धुल करके भिगाएं ना, तो उसमें उतना ही पानी डालें जितना वो सोख ले, ताकि पानी अलग करने वाला झंझट नहीं रहे। इससे साबूदाने की टिकिया ना चिपचिपी सी नहीं बनती है। और दूसरा, साबूदाने की टिकिया आप सिर्फ डीप फ्राई ही नहीं बल्कि तवे पर शैलो फ्राई हल्का सा रिफाइंड या घी डाल करके भी बना सकते हैं। दोनों ही टिकिया बहुत टेस्टी बनती है और इसके साथ हरी वाली चटनी बहुत अच्छी लगती है। तो साबूदाने की टिकिया की वैसे फुल रेसिपी चैनल के प्लेलिस्ट पे ये 2 टिप्स थी जो मुझे लगा कि आपसे शेयर करना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है कि साबूदाना का पानी निकालते हैं फिर अलग से। इसके बाद बेटे को ड्राइंग का एक टारगेट दे दिया और वो बनाने में लग गया ड्राइंग। अब मैं उसको थोड़ा शेडिंग वर्क के लिए ट्रेनिंग दे रही हूँ। तो पहले उसको सेल्फ से कुछ चीज़ें शेडिंग करने के लिए बोला है, तो वो वही कर रहा था। सोच रहा हूँ ठीक है, ये सारा कचरा जो है वो डस्टबिन में डालना। ठीक है, मैथ्स के हो गए सॉल्व? कितने क्वेश्चन हुए दिखाओ? एक ही पेज हुआ। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। मैं अपने डेली के काम धाम में लग गई। आज वो भी था, हवन भी था रामनवमी का, और नहाते धोते पूजा पाठ करते 10:30-11 बज ही गया। जैसा कि मैंने बोला ना कि जब तक घर पूरी तरह से साफ़ ना हो जाए ना, पूजा वाली फीलिंग नहीं आती है। तो मैं बहुत तेज़ी से अपने घर को क्लीन करने में लगी थी। उसके बाद मेरी हाउसमेड आई, उन्होंने झाड़ू पोछा किया, बर्तन धुल दिया। उसके बाद ही मैंने पूजा पाठ किया। हालांकि जब पूजा बहुत लेट हो जाता है तो खुद में ही अजीब सी फीलिंग आती है। ऊपर से व्रत के अगले दिन जब तक पूजा पाठ ना करो, पारण करने में मन नहीं करता है कि कुछ खा लें ऐसा। लेकिन मैं फ्रूट्स खा लेती हूँ, मखाना मूंगफली खा लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर सुबह ज़्यादा देर खाली पेट रह गए तो एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी। उतनी ही श्रद्धा, उतनी ही भक्ति करती हूँ जितना शरीर अलाउ करता है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें ही, घर वालों को, सभी को देखना है। तो अगर हम अपना ध्यान खुद से नहीं रखेंगे ना, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसके बाद किचन, व्रत के बाद का जो सामान था वो सेटल करना था। जैसे कि ये टिफ़िन बॉक्स था, उसको अंदर रख दिया, वरना व्रत के टाइम में हस्बैंड को रोज़ टिफ़िन में ऑफिस में फ्रूट्स काट करके भेजती थी। ये स्टील का टिफ़िन है, बहुत सही रहता है भेजने के लिए, खाना भेजने के लिए। व्रत के सारे डब्बे प्रॉपर एडजस्ट कर दिए। माइक्रोवेव की सफाई भी करनी थी। मतलब थोड़ा किचन जो 9 दिन में, नवरात्रि के टाइम में थोड़ा सा बर्तन भी ऊपर व्रत वाले आ गए, तो उसको धुल करके नीचे जहाँ पे व्रत के बर्तन रखते हैं वहाँ लगाना था। कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो ओकेजनली वाइंड अप करना बनता है। और जैसे व्रत का सारा सामान जहाँ रखते हैं, उसके अलावा जैसे जो डब्बे होते हैं ना, वो धुल करके रखती हूँ। तो सारे डब्बे जो धुलने थे वो सब कर दिया। हालाँकि ज़रूरी नहीं था कि आज ही ये काम करूँ, बट वही है, जब तक काम वाइंड अप नहीं हो जाता ना, दिमाग में शांति नहीं रहती है। ये मेरे ख्याल से ज़्यादातर लेडीज़ की यही आदत होती है कि जब करना खुद को ही है तो फिर डिले करने से क्या फ़ायदा। तो जितने जल्दी काम ख़त्म कर लो उतना ही माइंड रिलैक्स रहता है। तो उसके बाद वही किचन की क्लीनिंग कर ली। और पूजा में आज हवन करना था, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में हवन नहीं कर पाए हम लोग, क्योंकि हस्बैंड चले गए ऑफिस, उनका हॉलीडे नहीं था आज। तो मैं और मेरा बेटा, हम ही दोनों लोगों ने पूजा की। और उसके बाद मुझे अचानक से याद आया कि मैंने इसके रिज़ल्ट आने पर, रचित के रिज़ल्ट आने पर ये गेम ऑर्डर किया था, वीडियो गेम। ये थोड़ा डैमेज है या ये ऑन ही नहीं हो रहा है, तो इसको रिटर्न में भी डालना था। इसके बाद मैं और रचित लग गए रामनवमी क्यों मनाते हैं, पूरी कहानी क्या है, यूट्यूब पे लगा के हम दोनों ने देखा और एक दूसरे को कहानी भी सुनाई। बहुत अच्छा लगा ये सब। मतलब यूट्यूब क्या होता है ना, एक अच्छा सोर्स ऑफ नॉलेज। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए वो भी वीडियो फॉर्म में, एज अ यूट्यूबर मैं आपको नहीं बोल रही हूँ, सही में यूट्यूब में अगर सही चीज़ें देखी जाए ना, तो बच्चों को बहुत ही आसान तरीके से एजुकेशन और जानकारी दी जा सकती है। बहुत ही आसान तरीका होता है किसी भी टॉपिक को समझाने का, और उनको लाइफ टाइम याद रहे ये, क्योंकि वीडियो देखने के बाद वो भूलते नहीं हैं।
फिर अगला एंटरटेनमेंट रचित को आज ऊनो खेलना था, क्योंकि रचित जिस दिन कुर्ता पैजामा पहनता है उस दिन उसको फीलिंग आ जाती कि आज हॉलीडे है, कोई फेस्टिवल है, तो आज तो फुल मस्ती होनी है। Color changes to yellow. Uno, तेरा भाई जीत गया। दो लोग में क्या मजा आता है। चलो ना वापस से खेलते नो हैं। नो 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 आओ ना। नो 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 आओ ना, इतनी जल्दी खत्म हो गया। बेटा पता नहीं नींद सी आ रही है, अजीब सा अरे लग कुछ रहा है। बात नहीं। कुछ देख लो ना टीवी में। मम्मा को आज और मेरा पढ़ाई भी करनी है रचित, प्लीज रचित मनु पढ़ाई भी करनी है। प्लीज तुमने अपना हिंदी वाला सैंपल पेपर नहीं सॉल्व किया है। प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। सिर्फ एक चांस, ओनली वन चांस। ओके, उसके बाद मैं चल देता हूँ। ओ कृष्ण भगवान, हे हरे राम कृष्णा। हरे कृष्णा। क्या हुआ? लाओ निकालेंगे दूध। अरे हर बार तुम ही निकालते हो। मैं चेंज कर सकती हूँ? नहीं। ये पत्ती हटा दो, ये खराब हो गई पता चल जाता है। 1 2 1 1 2 2 3 3 4 देखो ना कितना दे दिए हो। कितना? हाँ 4 हो गया। मैं हमारा भी 4 हो गया। 5 5 6 6 7 7 बस रख दो, गड्डी में से एक निकालो। गड्डी में से तुम निकाल। तो चाय पे चर्चा तो हम सब अक्सर न्यूज़ में सुन ही लेते हैं, और आज हम लोग कॉफ़ी पे चर्चा करेंगे। और कॉफ़ी पे चर्चा में भी ना कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग बातें आज आपको बताने वाली हूँ। मैं एक्चुअली रचित से बातें कर रही थी, फिर मुझे लगा उसको इतनी हंसी आ रही थी सुन के कि मुझे लगा कि आप लोग से भी ज़रूर बतानी चाहिए। और उस बातों के पीछे का जो मेन मोटिव है बताने का, वो सुनने के बाद आप खुद रियलाइज़ करिएगा कि एक्चुअली में आपके साथ भी वही होता है, एक्चुअली में आपके आसपास भी सेम वही चीज़ें रिपीट होती हैं, बट हम लोग की एक्सपेक्टेशन जो होती है ना वो समय के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो फिलहाल अभी मैं अपनी हर्बल कॉफ़ी बना लेती हूँ। एक तो व्रत के अगले दिन क्या होता है ना, पता नहीं नमक खाते क्या हो जाता, अजीब से आलस आने लगता कुछ ना करो आज। ये सब नमक का असर होता है। हालांकि हम लोग पता है व्रत के दिन भी सेंधा नमक खाते हैं, बट आपको शायद पता ना हो, सेंधा नमक जो होता है उसमें आयोडीन नहीं होता है। तो बिना आयोडीन का नमक आप कभी कभी खा सकते हैं। सेंधा नमक के फायदे भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन बिना आयोडीन का नमक खाने से ना शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है। इसीलिए हमें नॉर्मल नमक खाना बहुत ज़रूरी होता है। तो कल हमने सेंधा नमक तो खाया था, लेकिन ये नहीं खाया था, नॉर्मल नमक नहीं खाया था। सुबह सुबह चने का छोला बनाया, पूड़ी बनाई, अचार के साथ खाया, तो तुरंत तो नहीं पता चलता, कुछ घंटे बाद तो जो ज़बरदस्त आलस आ रहा था ना, फिर तब भी लेकिन वही है, खाना बनाना ही था। खाने में सहजन की सब्जी बनाई, और अब हर्बल कॉफ़ी पीते पीते मैं आपसे बहुत ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग बातें शेयर करने वाली हूँ। तो बस कॉफ़ी बन जाए, फिर हम लोग बातें आगे करेंगे क्लियर। तो आज क्या हुआ ना, रचित और हमारे बगल में रहते हैं, उनका बच्चा आया था खेलने, तो वो बोल रही थी कि आपके यहाँ ही ना ये बहुत मन से कुछ भी चीज़ें खाता है, घर पे कुछ भी ऐसा नहीं खाता। तो मैंने उसको बताया कि एक्चुअली सब बच्चों का यही होता है, सब बच्चों को अपने घर का खाना से ज़्यादा टेस्टी किसी और के घर का खाना लगता है। तो हम रचित को मैं सुना रही थी अपने बचपन की कहानी कि नानी हम लोग को जब लेके जाती थी कहीं ना, तो बहुत अच्छे से समझा के लेकर के जाती थी कि जाते तुरंत खाने मत लगना, अगर कोई कुछ बोले तो 2-3 बार जब बोले तो ही खाना। और हम लोग क्या करते थे ना, मेरी आदत थी स्पेशली, जैसे ही सामने वाला अगर बोलते था, आंटी बोलती थी लो ले लो, तुम काउंट करते थे, 1 बार बोल दिया, अच्छा थोड़ा सा खा लो, 2 बार बोल दिया, ले लो खा लो समोसे, 3 बार बोल दिया, बस उसके बाद तो खाने में लग जाते थे। जैसे लगता था हम लोग को कहीं खाने मिलता ही नहीं है। जबकि मम्मी मेरी हर वीकेंड क्या वीकडेज में भी इतनी स्पेशल चीज़ें बनाती थी, गोलगप्पे, चाट, सब कुछ, लेकिन दूसरे के घर में वही चीज़ इतनी अच्छी लगती थी। तो बेसिकली क्या होता है ना, सब बच्चों का वही नेचर होता है। अब हम जैसे जैसे बड़े हो गए ना, हमारी एक्सपेक्टेशन अपने बच्चों के प्रति चेंज हो गई है। हम अपना बचपन भूल जाते हैं और अपने बच्चों से कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, या ये बोले कि अब पेरेंट्स का ना वो पेशेंस लेवल कम हो गया है। यहाँ ऐसे नहीं बैठना है, ऐसे बैठो, जाके ऐसे पढ़ो, बैठ के पढ़ो, ज़मीन पे मत खेलो, कपड़े गंदे हो जाएंगे, वो मत करो। दिन भर में अगर आप ध्यान दीजिएगा ना, तो हम अपने बच्चों को
कम से कम 20 से 25 बार चीज़ों के लिए टोकते हैं, इंटरप्ट करते हैं। जबकि हमारे चाइल्डहुड टाइम में हमारे पेरेंट्स इतना टोका टाकी नहीं करते थे, वो हमें बस छोड़ देते थे, खेलो आराम से। इतना ये टेंशन नहीं था कि मिट्टी लग गई या ज़मीन पे खड़ा, हाथ गंदे हैं, हाथ धो लो, कोई टोका टाकी नहीं होती थी। और यही कारण है कि हमारे बचपन में ना हमने बड़ी अच्छी मेमोरीज़ बनाई है। हमारा जो ग्रोथ और अपब्रिंगिंग हुई है वो बिल्कुल अलग हुई है। अभी यही कारण ये भी है कि हम अपने बच्चों से इतनी एक्सपेक्ट करते हैं ना कि एक बच्चे या 2 बच्चे को भी पालने में हमें बहुत टफ लगता है। एक एक्सक्यूज़ हम ये दे देते हैं कि मतलब हमारे टाइम में तो हमारे बाबा दादी साथ रहते थे, बुआ साथ रहती थी, इसलिए हम लोग बच्चे पल गए। बट ऐसा नहीं होता। कितने भी गार्जियन साथ में रहें, लेकिन मदर के ऊपर वो लोड उस समय भी पड़ता था, मदर के ऊपर वो लोड आज भी पड़ता है। लेकिन अब हमारी लाइफ स्टाइल चेंज हो गई है, जबकि पहले के मुकाबले हमारी लाइफ स्टाइल अच्छी पॉजिटिव डायरेक्शन में चेंज हुई है। हमारा काम बहुत आसान हो गया मशीनों के कारण, चाहे वो मिक्सी हो, चाहे हैंड ब्लेंडर हो, चाहे वॉशिंग मशीन हो, हर जगह हमारे लिए मशीन अवेलेबल है। हमारा काम बहुत आसान हो गया। लेकिन तब भी हमारी एक्सपेक्टेशन जो होती है ना, वो कहीं ना कहीं हमारे बच्चों का वो वाला बचपन जो है, ऐसा मैंने आसपास अपने यहाँ बहुत लोगों को देखा है जो बच्चों को छोटे से ये कर लूँ, नहीं अभी ये नहीं करना, तुरंत मना कर देते हैं। ठीक है, बच्चों को थोड़ा सा कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उन्हें थोड़ी सी फ्रीडम देना भी बहुत ज़रूरी है। जो वो चाहते हैं उन्हें करते देना भी बहुत ज़रूरी है। और जब भी आपको लगे कि आपका बच्चा ऐसे क्यों कर रहा है, क्यों उठापटक कर रहा है, क्यों सामान ऐसे कर रहा है, तो अपने बचपन को याद करिए। आपकी भी मम्मी ने आपको ज़रूर इस बात के लिए बोला होगा। जैसे रचित को मैं भी बहुत बार समझा के भेजती हूँ कि कहीं भी जाना तो अच्छे से डिसिप्लिन में बैठना, जब सामने वाले नाम पूछे तो उनको बताना, जब खाने के लिए बोले तो बताना, तब लेना। कई बार क्या होता है ना, वो बोल भी देता है। जो मैं अपने बचपन में काम करती थी वो भी यही करता है, वो सामने वाले को बोल देगा नहीं मम्मा ने बोला है, 2 बार जब कोई बोले तो ही खाना। ये काम मैं भी अपने बचपन में करती थी। तो कुछ चीज़ें जीना लाती हैं, उसमें अब इस तरह से बांध के रखना ज़रूरी नहीं है। तो जब भी आपको लगे कि आपके लिए पेरेंटिंग बहुत टफ हो रहा है, आपका पेशेंस लेवल आउट हो रहा है, आप 2 बच्चों को संभालने में मतलब आपका कहते हैं ना मेंटल लेवल, एकदम मेंटल स्ट्रेस बहुत बढ़ गया, फिजिकली आप थक जा रही हैं, तो एक बार आप अपने बच्चों का अपना बचपन ज़रूर सोचिएगा। तो शायद आपको ये चीज़ें को रिलेट कर पाइए आप, चीज़ें सेम है, बस जो है फेस चेंज हो गया। अब आप उस फेज में हैं जहाँ कुछ साल पहले आपकी मम्मी थी। सिंपल सी बात है, बस वो सोचते ही ना आपकी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल जाएगा। और मैं यहाँ पर कॉफ़ी पे चर्चा करने वाली थी, और मेरी कॉफ़ी अभी तक ऐसे पड़ी हुई है और मैं बहुत शांति से अपनी कॉफ़ी को एंजॉय कर रही हूँ। क्योंकि वही बात है कि जब इस समय जब रचित बैडमिंटन क्लास जाता है ना, तो ये मेरा मेंटल पीस का टाइम होता है। बहुत शांति है, मतलब घर में इतनी थोड़ी देर की ये शांति अच्छी लगती है, बस इतनी ही देर की। इससे ज़्यादा शांति रहती है ना तो अच्छा नहीं लगता है। लगता है कि कब रचित आ जाए, कब सवाल पूछे ढेर सारे, कब मुझसे डिमांड करे कि ये करना है, तुमने ये नहीं खेला मेरे साथ, आज ये ड्राइंग नहीं बनाई, आज तुमने बोला था कि तुम डांस सिखाओगी। मतलब उसकी तो सुबह उठते ही ऐसे डिमांड लिस्ट शुरू हो जाती है। तुमने उसी में आज उसने मुझसे पूछा कि मम्मा मुझे इंडिया के बारे में बताओ। तो मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छा ख्याल आया कि मैं ना छोटी छोटी 3-3 मिनट की वीडियो सीरीज शुरू करने वाली हूँ, भारत को जानो, बहुत आसान तरीके से, ताकि हमारे बच्चे, हम सब और हमारे घर के सभी लोग, सभी को इंडिया के बारे में एक बेसिक जानकारी हो जाए। और ये जानकारी कोई ख़राब चीज़ तो है नहीं। आप 4 लोगों के बीच में बैठ के अगर इस जानकारी को शेयर करेंगी तो आपके अंदर भी पॉजिटिविटी आएगी। मेरा एकमात्र टारगेट अपने ब्लॉग के थ्रू सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के अंदर पॉजिटिविटी लाना है, आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। जिन्हें भी ये लगता है कि घर बैठे बैठे उनका कॉन्फिडेंस डाउन हो गया है, वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, लोगों से कांटेक्ट नहीं, उनका कोई सोशल सर्कल नहीं है, उन लोगों को मोटिवेट करना है, ताकि मेरी ब्लॉग के थ्रू मैं एक छोटा सा योगदान भी दे पाऊँ अगर आपकी लाइफ में थोड़ा सा भी चेंजेस करने का, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। खैर, आज की ब्लॉग में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप देख रहे हैं, और आपको उसमें से सबसे अच्छा क्या लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और आपके सवाल, आपकी क्वेरीज़ के लिए मैं हमेशा दिल खोल करके रेडी रहती हूँ कि आप मुझसे सवाल करें, आप मुझसे क्वेरीज़ करें, आप कमेंट सेक्शन में जाके करें या फिर व्हाट्सएप पे करें। लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव क्वेरी क्वेश्चन जो भी हो बस करिए, मन में बातों को मत रखिए, दिल में बातों को मत रखिए, एक दूसरे से शेयर करिए। शेयर करने से प्रॉब्लम घट जाती है और खुशियाँ बढ़ती। भारत का नाम भारत कैसे पड़ा? भारत के इतने सारे नाम क्यों हैं? भारत के नामकरण की क्या है असली कहानी? हेलो, नमस्ते माय करची से कलम तक फैमिली, मैं हूँ रचना, और आज
भारत को जानो सीरीज की पहली वीडियो है, जहां